बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इस चैनल में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। 13वीं सदी के आगाज़ में मुसलमान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। इसी असना में एक दुनिया में के नक्शे में एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। जंगीज़ खान की क़ियादत में मंगोला से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनखार फौज जो अपनी सल्तनत की तोसीक के लिए दूसरे इलाकों पर यरग़ार की। एक तरफ मशरक़ी यूरोप से बढ़ते हुए वसती यूरोप तक, दूसरी तरफ साइबेरिया, बरसगीर, चीन, खित्ता फारिस में अपनी ताकत का लोहा मनाने में कामयाब हो गए। मंगोल की खूनखार फौज ने जुल्म की, बर्बरियत की, जो तारीख रकम की, दुनिया के लिए वो मिसाल है। मंगोल की फौजों के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनत बेबस हो चुकी थी। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारज़म ने ईरान, इराक, शाम के सारे मक़बूज़ात को फतह कर लिया था। उस वक्त ये सल्तनत अपने मकाम पर थी। जंगीज़ खान तूफ़ानी ने अपनी तमाम होल्लाकियों के साथ सल्तनत ख्वारज़म का रुख कर लिया और इसे तबाह और बर्बाद कर लिया। तो फिर सल्तनत ख्वारज़म की तबाही के बाद वहाँ के तुर्क कबीले ने एक अच्छी जगह, महफूज जगह के लिए हिजरत करना शुरू कर दी। इनमें ज़्यादातर चलवाहे और खाना बदोश थे। इनको जहाँ भी सरसब जगह नजर आई, पानी नजर आया, वहाँ पे खैमा गाड़ दिया, वहीं रहना शुरू हो गए। इनमें आधे ईरान, शाम में हिजरत कर गए और आधे मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। इन तुर्क कबीलों में एक कबीला कई कबीला था। एक ये बड़ा कबीला था और ये एक मजबूत कबीला था, और ये कबीला एक जंगजू कबीला था। इनके सरदार का नाम सलमान शाह था। ये अपने सरदार सलमान शाह के सरपरस्ती में अपना मुल्क छोड़ के, खुरासान छोड़कर दूसरे मुल्कों से घूमते घूमते शाम की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान, हिजरत करने के दौरान, इनके सरदार सलमान शाह दरियाए फरात अबूर करते हुए डूब के मर गए। इनके 4 बेटे थे, एक सुंगोताकिन, गुंदोगदो, अर्तगरल और दुंदार। इनकी मौत के बाद कई कबीला तकसीम हो गया। सलमान शाह की वफात के बाद इनके 2 बेटे सुंगोताकिन और गुंदोगदो अपनी अहले खानदान के साथ, अपने कुछ दोस्तों के साथ अहलाब चले गए। तो कई कबीले के बाकी बच के उन्होंने अर्तगरल को अपना नया सरदार मान लिया कि एक ये बहादुर इंसान थे, खौफ नहीं था इनके अंदर, और एक जंगजू इंसान थे। ये अपने कबीले का दफा करना जानते थे। अर्तगरल अपने छोटे भाई दंदार के साथ और 420 फैमिली के साथ, खानदान के साथ एशियाए कोचक चले गए और सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हो गए। उस वक्त सल्जूकी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबद अव्वल थे। वो अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। अर्तगरल अपने कबीले के साथ और सुल्तान अलाउद्दीन के ज़ेर साया कोनिया की तरफ जाने का इरादा किया, और फिर रास्ते में इंफराग के मकान पर इनको 2 फौजें आपस में लड़ते हुए नजर आई। ये लोग इन फौजों में से किसी को भी नहीं जानते थे, बस इनको लग रहा था कि एक फौज तादाद के लिहाज से कम है और दूसरी फौज तादाद के लिहाज से मजबूत है। ये अपने छोटे दस्ते के साथ 440 उस पर मुश्तमिल था कमज़ोर फौज के लिए हमायत के लिए निकल पड़े, और जो तादाद के लिहाज से ज़्यादा थी उन पर हमला कर दिया। वो लोग हैरान रह गए, वो समझे कि किसी ने इनकी मदद के लिए भेजे हैं, और वो जीते जीते हार गए। बाद में अर्तगरल गाली को पता चला कि ये फौज सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। खालिश फौज के उस पर इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि वो बाइज़ंतीनी थी और कुछ कहते हैं वो मोगलियन थी। में सुल्तान अलाउद्दीन अर्तगरल की बहादुरी से बहुत इम्प्रेस हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तगरल की बहादुरी की वजह से इनको अपनी सल्तनत इंकरा के पास रहने की इजाज़त दी। वो एक पहाड़ी इलाका था, कबीला यही रहना शुरू हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने ये जगह इसलिए कई कबीले को दी ताकि बाइज़ंतीन के हमले से बच सके, सल्जूकी सल्तनत एक तरफ से महफूज हो जाए। सुल्तान ने इनको इजाज़त दी कि ये अपने इलाके की सरहद के साथ साथ बाकी इलाके भी फतह करें, इन इलाकों को भी सल्तनत का हिस्सा बना दें। इसी वक्त में अर्तगरल ने अपनी बहादुरी का सिक्का बैठा दिया। उनकी बहादुरी की वजह से सुल्तान ने सगोत इलाका भी इनके हवाले कर दिया। फतुहात का नतीजा ये निकला कि बाकी तुर्किश कबीले भी इनका हिस्सा बन गए और अर्तगरल को अपना चीफ मुकर्रर कर लिया। इस तरह अर्तगरल की कुव्वत रोज़ाना रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और ये अपने इलाके, इर्द गिर्द के इलाके कवर कर रहे थे। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए एक जगीरदार का इस तरह इक़दार में आना तशवीशनाक होता
لیکن ایشیائی کوش میں قوت سنجوکی، اندرونی اختلاط اور امرا کی سازشوں کی وجہ سے یہ اپنے زوال کی آخری سٹیج پر تھے۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ لوم کی قدیم شان و شوکت تھی، لیکن گورنمنٹ کی حکومت کی دائرہ کم ہو گیا تھا۔ ایک طرف منگولین نے بہت سے علاقوں میں قبضہ کر لیا تھا اور دوسری طرف عیسائیوں نے بہت سے علاقوں میں قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ سلجوکی سرداروں نے ایک خود مختار حکومت بنا لی تھی اور سرحدوں میں عموماً جنگ جاری رہتی تھی۔ تو میں منگولین کا اٹیک کرنے کا خطرہ رہتا تھا۔ صورتحال میں ارطغرل جیسے سردار اور نیب کی فتوحات سے سلطان کو پریشانی کے بجائے سکون ملتا تھا۔ سلطان علاء الدین بہت سے گفٹ دیتے تھے ارطغرل کو۔ پھر ینیشہر اور بورسا کے درمیان لڑائی ہوئی، اس میں ارطغرل سلطان کے نیب کی حیثیت سے لڑ، اس میں ارطغرل نے منگولین اور عیسائیوں کو ہرا دیا۔ کی وجہ سے سلطان نے اس کا شہر ارطغرل کو دے دیا، پھر اس کا نام سلطان نونی رکھا۔ سلطان نے ان کو ارطغرل غازی کو اپنا کمانڈر وہ کر لیا آرمی کا۔ سلطان نوی شہر ایک اچھا شہر ہونے کے علاوہ، سرسبز شہر ہونے کے علاوہ اس میں قلعے بھی تھے جس میں امیروں کا قبضہ تھا۔ اس جاگیر کو اپنا بنانے کے لیے ارطغرل غازی اور عثمان غازی کو کافی مدتیں جنگ کرنی پڑی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک 1281 میں اور کچھ کے نزدیک 1288 میں ارطغرل غازی 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ارطغرل غازی کی اہلیہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے ریاست الدین مسعود کی بیٹی تھی۔ ارطغرل غازی اور حلیمہ خاتون کے 3 بیٹے تھے، ایک گندوز، ساوجے اور عثمان تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے یہ چیزیں سنبھالی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ بھی ایک بہادر اپنے باپ کی طرح خوفزدہ نہیں تھے، ایک سچے مسلمان تھے۔ اسی طرح 1299 میں سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی۔ عثمان غازی کے پاس جتنے بھی علاقے تھے اس کو گٹھا کر کے ایک گورنمنٹ بنائی، حکومت۔ عثمان غازی نے اس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا اور دنیاوی نقشے میں سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوا اور پورے 650 سال حکومت کی وسعت تقریباً 3 براعظم میں 2 کروڑ کلومیٹر ہے۔ اس سلطنت میں حکومت کرنے والوں کے سلطانوں کی اپنی اپنی داستان ہے۔ ارطغرل غازی کو سغوت میں دفن کیا گیا، ان کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں پہ ایک موسک بھی بنائی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان حامد کے دور میں ریبلڈ کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ان کے ہونر کے لیے ایک مسجد بھی قائم کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی انفارمیشن دیتا رہوں۔